एक बैंक जिसने शुरुआत में ही हार मान ली थी, एक लीडर जिसने अपने एम्प्लॉयज के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी और एक नाम जिसके पीछे छुपी है इंडिया के बैंकिंग रेवोल्यूशन की कहानी। ये कहानी है उस बैंक की जिसे आज हम एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी कुछ और नाम से। कैसे 10 नए बैंक में से एक जो फेल होने की कगार पर खड़ा था, आज इंडिया का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन चुका है। कैसे इनका नाम यूटीआई से एक्सिस बैंक पड़ा और कैसे इसके लीडर्स ने इसे डूबने से बचाकर आसमान तक पहुंचाया। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। साल था 1991 का। इंडिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का फैसला किया। दरवाजे खोले गए नए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और लिबरलाइजेशन के चलते 1994 में आरबीआई ने 10 प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिए। इनमें से 4 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट से बने थे, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और हमारी कहानी का हीरो यूटीआई बैंक। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 10 में से सिर्फ आज 6 ही बैंक बचे हैं। यूटीआई बैंक की शुरुआत बाकियों से अलग थी। इसे बैक कर रहा था यूटीआई, विच इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड यूटीआई उस वक्त का इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद म्यूचुअल फंड था। इट वोंट बी रॉन्ग इफ आई से दैट इट वाज ट्रूली बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। यूटीआई का प्लान बहुत क्लियर था, अपने करोड़ ऑफ यूनिट होल्डर्स के बेस को यूज करके बैंकिंग प्रोडक्ट्स बेचने थे। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। शुरुआत तो काफी ग्रैंड थी, पर अंजाम आगे देखते जाइए। नेचुरली जब यूटीआई ने एक बैंक बनाया तो सबको लगा कि ये तो सीधा सक्सेस स्टोरी होगी। लीडरशिप संभाली सुप्रिया गुप्ता जी ने, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर बैंकर थी। गुप्ता जी ने अपनी एक ड्रीम टीम बनाई। मोस्टली लोग एसबीआई और उसके एसोसिएट बैंक से लाए गए। ये लोग एक जुनून के साथ आए थे। सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर्क्स भी लिमिटेड थे, लेकिन सपना बड़ा था, एक नया बैंक बनाना है। पर यहीं पे एक बड़ी गलती हो गई। गुप्ता जी ने डिसाइड किया कि यूटीआई बैंक सिर्फ बड़े ब्लू चिप कॉर्पोरेट्स को लोन देने के बजाय मिड साइज कंपनीज को टारगेट करेगा। आइडिया काफी सिंपल था, यहाँ मार्जिन ज्यादा मिलते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी और मिड साइज कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जल्दी ही इसके रिजल्ट सामने आए। बैंक ने लोन दिए ऐसे क्लाइंट्स को जो डूब गए, जिसमें से एक नाम एमएस शूज का भी था, जो अपने एक्सपेंशन प्लान्स और लीगल ट्रबल्स के चक्कर में बर्बाद हो गया था। दूसरा नाम था सीआरबी ग्रुप का, जो एक बड़े डिपॉजिट स्कैम में फंसा। बैंक के लोन्स एनपीएस बन गए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और बस सेकेंड ईयर में ही यूटीआई बैंक को 10 करोड़ का लॉस दिखाना पड़ा। सिर्फ लोन्स ही प्रॉब्लम नहीं थे, डिपॉजिट साइड भी काफी ज्यादा वीक थी। एक बैंक के लिए असली ताकत होते हैं उसके लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा जमा कराते हैं। लेकिन यूटीआई बैंक के पास ये बहुत ही कम थे। 1999 तक बैंक का कासा रेशो सिर्फ 17% का था और वहीं एचडीएफसी का 46% था। मतलब एक्सिस के लिए पैसा उठाना महंगा था और मार्जिन हमेशा प्रेशर में ही रहते थे। धीरे धीरे सिचुएशन और बिगड़ गई। स्टॉक मार्केट में यूटीआई बैंक के शेयर्स लिस्टिंग के बाद 3.39 रुपीज से 2.47 पर आ गए। एम्प्लॉयज काफी ज्यादा डीमोरलाइज थे। सैलरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सबसे कम थी और मार्केट में स्पेक्यूलेशन था कि ये बैंक शायद जल्द ही किसी बड़े बैंक के द्वारा खरीद लिया जाएगा। ये वो वक्त था जहां एक्सिस बैंक की कहानी खत्म हो सकती थी, बट यहाँ पे एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो पूरा का पूरा गेम ही बदल देते हैं। जनवरी 2000 में यूटीआई बैंक की हालत खराब थी। मार्केट में कॉन्फिडेंस काफी गिर चुका था और अंदर से एम्प्लॉयज भी अनश्योर थे। तभी एक नए लीडर का नाम अनाउंस हुआ, डॉक्टर पीजे नायक। ये नाम सुन के ही काफी सारे जने परेशान थे, क्योंकि नायक एक बैंकर नहीं थे, वो एक आईएएस ऑफिसर थे। कैम्ब्रिज से पीएचडी इन इकोनॉमिक्स की थी उन्होंने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम कर चुके थे। मतलब एक पॉलिसी मेकर को बैंक चलाने के लिए भेजा गया था। अब नेचुरली एम्प्लॉयज सोचने लगे, ये बाबू बैंक कैसे चलाएगा। लेकिन मार्केट को अलग ही सिग्नल मिला। सिर्फ उनके नाम की अनाउंसमेंट से ही यूटीआई बैंक के शेयर्स 2 महीने में 3 गुना हो चुके थे और उसके बाद इन्वेस्टर्स को लगा कि इस आदमी में कुछ तो बात है, और बात थी भी। नायक एक विजनरी निकले। सबसे पहले उन्होंने एक बेसिक चीज एड्रेस की, एम्प्लॉयज की सैलरी। उस वक्त एक्सिस बैंक की सैलरीज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के कंपैरिजन में बहुत कम थी। एम्प्लॉयज इसके चलते काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड थे और नए लोग आने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। नायक ने बोर्ड के सामने क्लियर कहा,
या तो सैलरी हाइक करो या मैं रिजाइन कर दूंगा। बोर्ड ने काफी मना करने की कोशिश की, लेकिन नायक ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। लास्ट में उन्हें सैलरी हाइक देनी ही पड़ी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने अपनी सैलरी नहीं बढ़वाई, सिर्फ अपने एम्प्लॉइज की ही सैलरी बढ़वाई। ये मूव उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक बन गया था, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट स्काई हाई हो गई थी। सैलरी के बाद उन्होंने एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया, ईसॉप्स, मतलब हर एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दिया। उस टाइम पे इंडिया में किसी बैंक को भी जूनियर स्टाफ में ओनरशिप नहीं मिलती थी, लेकिन नायक ने कहा अगर ये बैंक ग्रो करेगा तो सब ग्रो करेंगे। सडनली हर एम्प्लॉय को लगा कि वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं जिसमें उनका अपना स्टेक है। एक्सिस बैंक में कल्चरल शिफ्ट देखने को मिला, लॉयल्टी और मोटिवेशन दोनों भर चुके थे। लेकिन कल्चरल चेंज के साथ टेक्नोलॉजी भी जरूरी थी। 1999 तक यूटीआई बैंक के ब्रांचेस अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम पर चल रहे थे, मतलब एक ब्रांच का ट्रांजैक्शन दूसरी ब्रांच में रिकंसाइल करना काफी मुश्किल होता था। नायक ने आते ही एक कोर बैंकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया, जिससे सारी ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड हो गई। ये एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि कस्टमर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ और बैंक स्केल करने लायक बन गया। एक्सपेंशन में भी नायक काफी ज्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने कहा ब्रांच और एटीएम एग्रेसिवली खोलो। सन 2000 में यूटीआई बैंक के पास सिर्फ 49 ब्रांचेस थे। 2009 तक जहां नायक का टेन्योर एंड हुआ था, ये ब्रांचेस बढ़कर 835 हो गए थे और एटीएम्स तो इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ थे। हर ब्रांच के लिए 4 एटीएम्स नायक ने अवेलेबल करवाए थे, मतलब एक्सिस की विजिबिलिटी हर जगह बढ़ चुकी थी। और सबसे बड़ी जीत थी कासा डिपॉजिट्स की। 2001 में बैंक्स के कासा रेशो सिर्फ 15% थी, लेकिन नायक के टेन्योर के एंड तक ये 44% हो चुकी थी। मतलब अब बैंक के पास सस्ता और स्टेबल पैसा भी आ रहा था। लोन बुक भी काफी ज्यादा ग्रो हुई, प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा ग्रो हुए और शेयर होल्डर्स काफी खुश थे। नेट प्रॉफिट और लोन ग्रोथ दोनों 40-50% के केगर पर बढ़ रहे थे। एक्सिस अब एक स्ट्रगलिंग बैंक नहीं, बल्कि एक रॉकेट बन चुका था। 2007 में एक और सिंबॉलिक मोमेंट आया। यूटीआई बैंक का नाम ऑफिशियली चेंज होकर एक्सिस बैंक बन गया। UTI Bank is now Axis Bank. Everything is the same except the name. रीजन काफी ज्यादा सिंपल था। यूटीआई नाम म्यूचुअल फंड्स के स्कैम के साथ जुड़ चुका था, ब्रांड वीक हो गया था। नायक ने डिसाइड किया कि एक नया नाम चाहिए। 50 ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट किया गया एंड फाइनल हुआ नाम एक्सिस। लेकिन इस नाम को लेकर भी बोर्ड कॉशियस था। एक्सिस वर्ड का कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सिस पावर्स के साथ है, इसीलिए उन्होंने यूएस के ज्यूइश एसोसिएशन से भी कंसल्ट किया। जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला तो नाम अनाउंस हुआ विद द लाइन एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द नेम। कस्टमर्स को रियश्योरेंस मिला और साथ ही एक फ्रेश आइडेंटिटी भी मिली। 2009 तक एक्सिस बैंक एक कंप्लीट अलग इंस्टीट्यूशन बन चुका था। जहां 1999 में लोग सोच रहे थे कि ये बैंक डूब जाएगा, वहीं 10 साल के अंदर ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप प्राइवेट बैंक्स में लिस्ट हो रहा था। नायक ने सिर्फ एक बैंक को बचाया नहीं, उन्होंने एक कल्चर क्रिएट किया, ओनरशिप का, ग्रोथ का और इनोवेशन का। लेकिन नायक की कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। जब नायक लास्ट बोर्ड मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने अपने सक्सेसर के दौर पर 2 नए नाम दिए थे, लेकिन बोर्ड ने दोनों ही नामों को मना कर दिया। ये मीटिंग काफी ज्यादा इंटेंस थी और काफी ज्यादा लंबी भी चली, और क्योंकि नायक की बात नहीं मानी गई तो नायक जब वहां से गए उन्होंने कभी वापस मुड़कर एक्सिस बैंक की तरफ नहीं देखा। 2009 में जब डॉक्टर पीजे नायक ने अपनी कुर्सी छोड़ी, एक्सिस बैंक एक नए मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ बैंक अब एक पावरफुल कॉर्पोरेट लेंडर बन चुका था, दूसरी तरफ अगला सवाल था अब ये ग्रोथ सस्टेन कैसे होगी। बोर्ड ने जिस लीडर्स को चुना उनका नाम था शिखा शर्मा। शिखा शर्मा एक सीजन बैंकर थी। आईसीआईसीआई बैंक में उन्होंने 29 इयर्स काम किया था और बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी एंड सीईओ बनी। मतलब वो रिटेल और इंश्योरेंस दोनों की ही दुनिया समझती थी। लेकिन एक्सिस में आते ही एक चैलेंज था, वो आउटसाइडर थी। नायक के अंडर जो कल्चर बिल्ड हुआ था उसमें एम्प्लॉयज लॉयल थे और नए बॉस के लिए एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी इशू थी। लेकिन शर्मा ने जल्दी अपनी जगह बना ली। उन्होंने पहले दिन से ही एक चीज क्लियर कर दी, एक्सिस बैंक को अपना फोकस सिर्फ कॉर्पोरेट लेंडिंग पे नहीं रखना है, बल्कि रिटेल बैंकिंग पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग बनना है। अब उस वक्त इंडिया का लैंडस्केप बदल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील जैसे सेक्टर्स में कॉर्पोरेट एनपीएस का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अगर बैंक सिर्फ कॉर्पोरेट्स पे डिपेंडेंट होते तो अगले कुछ सालों में फंस जाते, और 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद में भी सिचुएशन कॉर्पोरेट लोन्स को लेकर काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। शर्मा ने इसीलिए एक बोल्ड डिसीजन लिया, एक्सिस को डाइवर्सिफाई करो, रिटेल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, ऑटो लोन्स, पर्सनल फाइनेंस, सब कैटेगरी में एग्रेसिवली एंट्री लो। ये मूव एक्सिस के लिए एक सेफ्टी नेट बन गया था। जब बाद में 2012 के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर के एनपीएस बढ़ रहे थे, एक्सिस का रिटेल फोकस ने उसे प्रोटेक्ट किया।
2010 में एक और बड़ा कदम उठाया, ईनाम सिक्योरिटीज का एक्विजिशन। ईनाम इंडिया के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक था और एक्सिस के लिए ये गेम चेंजर भी साबित हुआ, क्योंकि अब एक्सिस के पास कॉर्पोरेट बैंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स की भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ गई थी। आईपीओज मैनेज करना, एडवाइजरी सर्विसेज देना, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में काम करना, सब एक्सिस के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन चुका था। ये डील एक सिग्नल थी कि एक्सिस एक यूनिवर्सल बैंक बन रहा है। लेकिन सबसे ग्लैमरस मूव था 2014 का बरगंडी लॉन्च। बरगंडी एक्सिस का प्रीमियम बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम था, विच वाज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर हाई नेटवर्क क्लाइंट्स। ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं था, ये लाइफस्टाइल का प्रॉमिस भी था। बरगंडी क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव लॉन्चेस, डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर्स, कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियोज और लग्जरी पर्क्स दिए गए। धीरे धीरे बरगंडी इतना बड़ा हुआ कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा वेल्थ बरगंडी के अंडर मैनेज होने लगी। आज भी बरगंडी एक्सिस के लिए एक प्रेस्टीज प्रोडक्ट है, जो उसे ग्लोबल बैंक्स जैसे सिटी और यूबीएस के अगेंस्ट स्टैंड करने के लायक बनाता है। शर्मा ने डिजिटल बैंकिंग पे भी काफी तेजी से फोकस किया। इंडिया में स्मार्टफोन्स और आधार अडॉप्शन बूम कर रहे थे। एक्सिस ने तुरंत आधार बेस्ड ई-केवाईसी इंप्लीमेंट की, जिससे अकाउंट ओपनिंग 10 दिन से गिरकर सिर्फ 2 मिनट में होने लगी। मोबाइल बैंकिंग एप्स, वॉलेट्स और यूपीआई जैसे इनोवेशंस में एक्सिस सबसे आगे चल रहा था। ये सब उन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए था जो ब्रांच के चक्कर लगाना पसंद नहीं करते थे। ब्रांडिंग में भी एक्सिस ने एक नया कलर ऐड किया। 2014 में कैंपेन लॉन्च हुआ, पढ़ती का नाम जिंदगी, जिसका फेस बनी थी उस समय की बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण। ये कैंपेन काफी ज्यादा यूथ सेंट्रिक था, एस्पिरेशनल था और एक्सिस को एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव बैंक के रूप में प्रोजेक्ट करता था। HDFC और ICICI जैसे राइवल्स के बीच में एक्सिस ने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई, लेकिन कहानी हमेशा स्मूथ नहीं थी। 2015 के बाद एक्सिस के कॉर्पोरेट लोन बुक में स्ट्रेस बढ़ने लगा, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा फंसने लगे, NPAs बढ़ने लगे और RBI ने इवन एक्सिस पर एक कमेंट किया कि रिपोर्टेड NPAs और एक्चुअल NPAs में डाइवर्जेंस है। मतलब एक्सिस सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। इस वजह से बैंक की रेपुटेशन को थोड़ा नुकसान हुआ। 2018 तक जब शर्मा का टेन्योर रिन्यू होने वाला था, RBI ने अपना डिस्कम्फर्ट दिखाया। एनालिस्ट भी कॉशियस थे। शर्मा ने फिर डिसाइड किया कि वो अपनी पोजीशन से रिटायर हो जाएंगी। उनका एग्जिट एक मिक्स नोट पर हुआ। एक तरफ एक्सिस ने रिटेल, वेल्थ और डिजिटल बैंकिंग में फाउंडेशन काफी ज्यादा सॉलिड कर ली थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लोन बुक के NPAs ने एक शैडो डाल दिया था। लेकिन अगर हम लोग बड़े फ्रेम में देखते हैं तो शर्मा का एरा एक्सिस बैंक के लिए एक एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन का दौर था। अगर नायक ने एक्सिस को सरवाइव करना सिखाया था तो शर्मा ने उसे एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई करना सिखाया। बरगंडी जैसे इनोवेशंस, ईनाम का इंटीग्रेशन और डिजिटल फर्स्ट इनिशिएटिव सब ने एक्सिस को ऑलराउंडर बैंक बना दिया था। एक्सिस बैंक की कहानी हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। लीडरशिप इज एवरीथिंग। एक लीडर की गलत स्ट्रैटेजी एक मोटिवेटेड टीम को भी फेल कर सकती है और एक सही लीडर एक डूबते हुए जहाज को भी तूफान से निकाल सकता है। एम्प्लॉयज आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। नायक ने समझा कि बैंक पैसों से नहीं, लोगों से चलता है। उनकी सैलरी, उनका मोराल, उनका ओनरशिप ही कंपनी को आगे ले जाता है। अडैप्ट एंड इवॉल्व। शिखा शर्मा ने वक्त रहते मार्केट ट्रेंड को पहचाना और रिटेल की तरफ शिफ्ट किया। सही समय पर बदलने की क्षमता ही आपको जिंदा रखती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज प्राइसलेस। UTI से एक्सिस बैंक का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक नई शुरुआत और एक नई मजबूत पहचान बनाने का जरिया था। तो ये थी कहानी एक्सिस बैंक की हार से जीत तक। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे इंस्पायरिंग लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दिस इज गौतम निरानी साइनिंग ऑफ।